हमल के दौरान क्या खुराक नहीं खानी चाहिए? बहुत सारे हमारे पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि हमें आप ये बताएँ कि हम हमल के दौरान क्या खुराक खाएँ? आज हम आपको सिर्फ़ वो बताएँगे जो आपने हमल के दौरान नहीं खाना। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी अवेयरनेस, एजुकेशन के लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियो लेके आते रहते हैं। आज हमने वो चीज़ें काउंट डाउन करनी है, 7 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि अगर आप प्रेगनेंसी में आप यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ्स के अंदर हम पेशेंट से ये कहते हैं कि आप पपाया, पाइनएप्पल और ग्रेप्स को अवॉइड करें। कोई सॉलिड स्टडी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज़ के अंदर दे आर लिंक्ड टू द मिस्ड अबॉर्शन। पपाया के अंदर पेपेन होता है, इसी तरह से बाकी जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को ज़्यादा करती हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन वो हार्मोन है जो कि अबॉर्टिफिशिएंट है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ जो ट्रिगर आउट कर सकती है उसको अवॉइड करना ही बेहतर है। इसको हम बहुत ज़्यादा स्टडी इसलिए नहीं कर सकते कि हम इसमें इसको इन फ्रूट्स के साथ प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पेशेंट को हम एक्सपोज़ करके ये नहीं देख सकते कि उसका मिसकैरेज हुआ या ना हुआ। अलबत्ता जो मिसकैरेज की हिस्ट्री के साथ आते हैं, उसको हम रिसर्च के अंदर रिट्रोग्रेडली देखते हैं कि कहीं उनके अंदर ये तो कुछ एसोसिएशंस पाई गई, इसलिए हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप ये अवॉइड करें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी प्रेगनेंसी के अंदर जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है, वो है मैदा। मैदे का मतलब क्या है? नान, खमीरी रोटी, सादा ब्रेड, शवारमा की जो ब्रेड होती है, पिज़्ज़ा की जो ब्रेड होती है, ये सारी बेकरी के तमाम तर आइटम्स और जितने भी आपके फ़ास्ट फूड्स होते हैं, इनके अंदर मैदा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैदा में क्या होता है? मैदा टोटली स्टार्च होता है। जैसे ही आपके स्टमक में जाता है, इसको अगले 30 टू 45 मिनट के अंदर ये डिज़ॉल्व होके ब्लड के अंदर शुगर की एक हाई स्पाइक को बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस हाई स्पाइक ऑफ शुगर को मैनेज करने के लिए हाई स्पाइक ऑफ इंसुलिन की ज़रूरत होती है। जब बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा आती है, तो एक बीमारी जन्म लेती है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे जाकर पेशेंट को जेस्टेशनल शुगर, जिसको बेबी शुगर भी कहते हैं, इवन आपके बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा कर सकती है, और बर्थ के दौरान जो है वो ट्रॉमा को क्रिएट कर सकती है। तो लिहाजा मैदा एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी-कभार तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर नान, खमीरी रोटी, व्हाइट ब्रेड, और इसको हम कभी भी इनकरेज नहीं करते हैं। इसकी जगह पे आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें, और उसको आप 2 या 3 टाइम पे उसकी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि उसमें आपको फाइबर भी मिलेगा, आपका कब्ज़ का मसला भी हल होगा, और उसके अंदर जो है वो आपको रेज़िस्टेंस स्टार्च मिलेगा, यानी ऐसा स्टार्च जो फाइबर के साथ मिक्स होता है और फ़ौरन से एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। बॉडी को उसको तोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से चूँकि वो फ़ौरन रिलीज़ नहीं होता, तो एकदम से इंसुलिन की बहुत हाई डोज़ रिक्वायर नहीं होती। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करें, वो है चीनी। चीनी अब सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो फ़िज़ी ड्रिंक्स के अंदर पाई जाती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, मिठाई, चॉकलेट्स, और इसके अलावा जो भी आप घर में बाज़ औक़ात हम देख रहे होते हैं कि पेशेंट चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। चीनी भी आपकी इंसुलिन लेवल को स्पाइक करती है। जब इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो बाज़ औक़ात शुगर लेवल ज़्यादा होने लग जाते हैं, और जब इंसुलिन रेज़िस्टेंस डेवलप हो जाती है और आगे जाके बच्चे को ज़्यादा जब शुगर वाला ब्लड जाता है, तो बच्चे का पानी ज़्यादा हो सकता है, वज़न ज़्यादा हो सकता है, और बर्थ डिफेक्ट और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जन्म ले सकते हैं। अगर यही शुगर हाई रहे हमल के इनिशियल डेज़ के अंदर, तो बच्चे के अंदर बनावटी नकाइस भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चा पहले 3 महीने के अंदर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा होता है। एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं राइस का इस्तेमाल, हम बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो आजकल राइस आता है वो पॉलिश्ड राइस आता है। पॉलिश्ड राइस का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर से वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैदा बना तो गंदम से ही होता है, लेकिन उसके अंदर से तमाम तर फाइबर निकाल दिया जाता है। ये जो चावल होते हैं, इसके ऊपर एक छिलका होता है, एक परत होता है जिसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको रिमूव कर दिया जाता है, इनको पॉलिश किया जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ़ जो अंदर का स्टार्च होता है वो आप तक भिजवा दिया जाता है। ब्राउन राइस बहुत अच्छे होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक राइस बहुत अच्छे होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो व्हाइट राइस हैं या फिर पॉलिश्ड राइस होते हैं, उनको इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। हफ़्ते में 1 या मैक्सिमम 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, और कोशिश करें
बॉइल्ड राइस यूज़ करें। बॉइल्ड राइस में क्या होता है कि कुछ मात्रा में स्टार्च निकल जाता है, या जो राइस होते हैं उनको एक जिस दिन आपने यूज़ करना उससे 1 दिन पहले फ्रिज में रख दें ताकि उनका स्टार्च रेजिस्टेंस हो जाए और नेक्स्ट डे जो है वो आप उसको यूज़ करें, उससे भी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। लेकिन कोशिश करें कि ये कम से कम आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा रीहीटेड ऑयल्स, रीहीटेड ऑयल का मतलब ये है कि एक तेल जिसके अंदर अगर 3 दफ़ा से ज़्यादा फ्राइंग हो जाती है तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जन्म लेते हैं। जिससे होता ये है कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में जाके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बहुत फ़ास्ट कर देते हैं, और जिसको को पूरा करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है, और प्रेगनेंसी में बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट उस मकदार में नहीं बन पा रहे होते हैं। तो लिहाज़ा इसमें हम फिर कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट से कहें कि आप फ्राइड फूड ही अवॉइड करें। मुख्तलिफ ब्रांड से बाहर से ली हुई जो फ्राइड फूड होती है वो रीहीटेड ऑयल के अंदर किया जाता है, क्योंकि वो 3 टाइम फ्राइंग के बाद अपना ऑयल बिल्कुल चेंज नहीं करते, बिकॉज़ ये उनकी जो फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, प्रॉफिट पॉलिसी होती है, उसको उसके बिल्कुल अगेंस्ट होती है। तो लिहाज़ा वो रीहीटेड ऑयल का जो इस्तेमाल होता है वो प्रेगनेंसी में हम बहुत ज़्यादा पेशेंट से अवॉइड करवाते हैं। कुछ चीज़ें जिसमें कि अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी टिल एंड ऑफ द प्रेगनेंसी स्मोकिंग को अवॉइड ही करना होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो आपका अवल बनती है उसकी वेसल के अंदर क्लॉट्स बन सकते हैं, वो हाई रेजिस्टेंस पाथवेज बन सकते हैं, और बाज़ औक़ात तो अवल का फट जाना, प्लेसेंटल एब्रप्शन, हाई ब्लड प्रेशर के अलावा अगर दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट किया जाता है तो वो स्मोकिंग है। अल्कोहल अगर हमल के स्टार्ट के दिनों में पिया जाए तो प्रॉपर एक सिंड्रोम है जिसको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। नेट पे जाके आप इसकी डिटेल्स पढ़ सकती हैं। इसका जो पैदा होने वाला बच्चा एक ख़ास तौर की एब्नॉर्मैलिटीज़ होती है, और जब एक इस तरह के बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो डिलीवर हुए, तो जब पीछे से इसको रिसर्च करके देखा गया तो पता चला कि मदर के अंदर अल्कोहल की हिस्ट्री है, तो लिहाज़ा इस एब्नॉर्मैलिटी को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के नाम से ही जो है वो लेबल कर दिया गया, ताकि जो अल्कोहल की यूसेज है इन द प्रेगनेंसी उसको कम से कम किया जा सके। अल्कोहल ना सिर्फ आपकी जो बच्चे की बनावटी नकायस करती है, बल्कि इसमें आपकी मदर मदर के अंदर शुगर के लेवल्स को ज़्यादा करना, लिवर के प्रॉब्लम्स को, और आगे जाके जो डिलीवरी के दौरान लेबर के प्रोसेस को अब्रप्ट करती है, और डिलीवरी के बाद बच्चे के अंदर अल्कोहल एब्स्टिनेंस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप में से जो कोई भी प्रेग्नेंट है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मल्टीग्रेन आटा, प्रोटीन के तमाम सोर्सेज़ जिनमें चिकन, फिश, मटन और बीफ है, उनको मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर लें, और एग को इनकरेज करते हैं हम। 2 अंडे हर प्रेग्नेंट औरत को खाने चाहिए, क्योंकि वो एक होल कंप्लीट मील होता है जो कि आपको ऑनवर्ड जो है वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। आपको साफ-सुथरा पानी पीना चाहिए जो कि सिंपल वाटर होना चाहिए। आपको मीठी बेवरेजेज़ से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा शुगर का लोड दे सकते हैं। कॉफ़ी 1 कप अ डे और चाय 1 कप ऑफ डे इज़ ओके, लेकिन इट शुड नॉट बी विद द न्यूट्रिशन रिच मील, क्योंकि चाय के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को नहीं होने देते। आयरन और कैल्शियम की गोलियों को कभी भी इकट्ठा मत खाएँ। आयरन की गोलियों को दूध या दूध से बनी हुई अशिया के साथ ना खाएँ, क्योंकि कैल्शियम के साथ जो है वो आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाती है। हम पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं कि देखो आयरन, कैल्शियम इकट्ठा खा रहे होते हैं, तो वो दोनों की जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। आप में से अगर कोई प्रेग्नेंट है, तो अपने आने वाले बच्चे के लिए अपनी न्यूट्रिशन का ख़्याल रखें, क्योंकि न्यूट्रिशन के 3 पार्ट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स बच्चे की जो डिटेल्ड डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के ऊपर अपना फोकस रखेंगे, तो आपके बच्चे की जो डिटेल्ड डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो वक्ती तौर पे तो पता ना चलें, लेकिन लेटर ऑनसेट के अंदर उनके जो एसोसिएशंस हैं वो उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ ही रिलेट की जाती है। एक हेल्दी बच्चा तब आता है जब माँ हेल्दी होगी, और माँ हेल्दी तब होती है जब उसकी डाइट और उसका जो सराउंडिंग है वो हेल्दी होता है। जो प्रेग्नेंट मदर होता है उसको स्पेशल प्रोटोकॉल अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर इसलिए दिया जाता है ताकि वो एक हेल्दी बेबी को लेके आए, और जो सोसाइटी है वो एक हेल्दी इंडिविजुअल को की कंट्रीब्यूशन हो, ना कि
एक सिक बेबी, क्योंकि एक सिक बेबी पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है। तो लिहाजा बाद में परेशान होने से बेहतर है आप प्रेगनेंसी में अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें।